हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। दोस्तों, इस सेमेस्टर के पेपर की तैयारी करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने सेंगर और निकोल्सन के मॉडल को भी डिस्कस किया। अगर वो 5 नंबर में अलग से पूछा जाता है तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, इसे हम यहाँ पर किसी भी मॉडल का एग्जांपल लेकर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें इसके कंपोजिशन को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर आपको कोई मॉडल को एक्सप्लेन नहीं करना है। वहाँ पर सिर्फ आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, उसके फंक्शन के बारे में आप डिस्कस करेंगे, राइट। कई बार अलग से पूछा जाता है सिंगर और निकोल्सन के मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए, तब वहाँ पर आप अलग से एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अन्य सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की जो मूल स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल समान होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो इलेक्ट्रॉन सघन प्रोटीन परतों के बीच एक फैट की बाई लेयर होती है, यानी दो परतों वाली एक लेयर होती है जो कि फैट की बनी होती है। अगर हम इनकी मोटाई की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई जो होती है वो विभिन्न कोशिकाओं में, यानी डिफरेंट सेल्स में, और यहाँ तक कि एक ही कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो औसत मोटाई होती है वो 7.5 से लगभग 9 nm तक होती है। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉन्ग में देखें तो लगभग 75 से 19 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है। इसके बाद हम इनके लेयर्स की बात करें, इनकी परतों के बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तीनों लेयर्स में से एक होती है बाहरी लेयर, एक्सटर्नल। एक एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है और ये 2 नैनोमीटर की होती है, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हम देखें, इसके बाद होती है आंतरिक लेयर, और इन दोनों लेयर के बीच एक तो बाहर की तरफ होती है लेयर, एक अंदर, एक होती है अंदर की तरफ आंतरिक, और इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मध्य लेयर, राइट, यानी कि मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है वो फैट की बनी होती है, राइट। ये वसा की द्विपरत होती है, यानी कि बाई लेयर, फैट की जो है बाई लेयर होती है। और इनमें से अगर आप इनकी थिकनेस देखें, इनकी मोटाई देखें, तो जो बाहरी प्रोटीन की परत होती है वो वहाँ पर 2 नैनोमीटर की होती है, और आंतरिक भी 2 नैनोमीटर की होती है, और एंगस्ट्रॉन्ग में अगर आप देखें तो 20-20 एंगस्ट्रॉन्ग की होती है, राइट। लेकिन अगर आप जो बीच वाली जो लेयर है जो कि फैट की बनी हुई है, बाई लेयर, उसकी मोटाई अगर आप ध्यान से देखें तो 3.5 nm तक होती है, यानी कि लगभग 35 एंगस्ट्रॉन्ग। अब हम देखते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संरचना के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसमें आपको फैट दिखाई पड़ेगा, प्रोटीन दिखाई पड़ेगा, और ओलिगोसैकेराइड से ये बनी होती है। आइए सबसे पहले देखते हैं फैट की कंपोजिशन के बारे में, फैट के बारे में कि कितना फैट होता है। तो अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखें फैट का कंपोजिशन, तो लगभग 20 से 40% तक इसका हिस्सा बनता है फैट, ठीक है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो फैट का लगभग 20 से 40% हिस्सा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 प्रकार की फैट होती है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो 3 टाइप्स की इसमें फैट्स होती है। एक तो फॉस्फोफैट होता है, और कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक ग्लाइकोफैट होता है। और प्रत्येक प्रकार के फैट का जो प्रतिशत होता है, जो परसेंटेज होता है, वो अलग अलग मेम्ब्रेन में अलग अलग होता है। डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के अंदर डिफरेंट होता है। तो मेम्ब्रेन जो लिपिड्स होती हैं उसमें फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इन्हें 2 फर्दर भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ये जो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं इनके अंदर आता है फॉस्फोटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमिन, फॉस्फोटिडाइल सेरीन, फॉस्फोटिडाइल थ्रियोनिन, फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोटिडाइल इनिसिटॉल एंड डाईफॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल। इसके बाद ये जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होता है इसके अंदर आता है स्फिंगोमाइलिन। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इनके अंदर आता है सेरिब्रोसाइड्स एंड सल्फाटाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। स्टेरॉइड्स के अंदर आते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड स्टिग्मा स्टेरॉल्स। तो इस प्रकार से आपने देखा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं। तो ये हमने देखा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स की कंपोजिशन और उसमें किस किस तरह के वेरिएंट पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रमुख हिस्सा फॉस्फोफैट से बना होता है, और फॉस्फोफैट में एम्पीपैथिक अणु, एक तो होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर को लव करने वाला, एक होता है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर से हेट करने वाला, राइट, वाटर से दूर जाने वाला। तो इसमें जो है दोनों तरह के कैरेक्टर मौजूद होते हैं, राइट। जो फॉस्फोफैट होता है, फॉस्फोफैट एक असममित स्ट्रक्चर यानी एसिमेट्रिक, असमान स्ट्रक्चर होती है जिसमें निम्न भाग होते हैं।
एक तो इसमें जो पोलर हेड होता है, पोलर हेड यानी कि जो आगे वाला हिस्सा होता है पोलर हेड, ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर से लव करने वाला, राइट। ये जो है शीर्ष जिसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। इसके बाद और आमतौर पर कोलिन फॉस्फेट से ये बना होता है, इसका जो पोलर हेड होता है ये कोलिन फॉस्फेट से बना होता है। नंबर सेकंड आता है अध्रुवीय यानी कि जल भीरू, यानी कि दोस्तों ये होता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और इसमें जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर को हेट करने वाला। तो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक होता है। यह लंबी श्रृंखला फैटी एसिड के 2 अणुओं से मिलकर बनी होती है, और फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल अणु से जुड़े होते हैं। झिल्ली की बाहरी और भीतरी चेहरों में फॉस्फोफैट की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है, और बाहरी परत यानी कि जो एक्सटर्नल लेयर लेसिथीन और स्फिंगोमाइलिन से समृद्ध रहती है, जबकि इन जो आंतरिक परत होती है यानी इनर जो लेयर होती है वो फॉस्फोटाइडिल इथेलोन अमाइन एंड फॉस्फोटाइडिल कोलिन से समृद्ध रहती है। समृद्ध का मतलब रिच, वहाँ पर ज़्यादातर इसकी मात्रा प्रेजेंट रहती है। समृद्ध का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है फॉस्फेट की स्ट्रक्चर, फॉस्फोफैट की स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये होता है इसका फॉस्फोफैट, ये इसमें ग्लिसरॉल होता है, ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो वाटर लविंग होता है, और ये इसका हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो वाटर से हेट करता है। ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, और ये सेचुरेटेड फैटी एसिड भी आप ध्यान से देखेंगे, राइट। तो ये है इसमें यहाँ पर फॉस्फोलिपिड, ये आपने जो देखा फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है जिसमें इसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। इसके बाद आता है नंबर सेकंड स्टीरोल्स। फॉस्फोफैट की पूंछ के बीच कोलेस्ट्रॉल जैसे स्टीरोल सन्निहित होते हैं। कोलेस्ट्रॉल झिल्ली की तरलता हेतु बफर का कार्य करते हैं, उसकी फ्लूइडिटी के अंदर ये बफर का कार्य करते हैं, और यह कम तापमान में पर तरलता को बढ़ाता है और अधिक तापमान में जो फ्लूइडिटी है उसको कम करता है। तो यानी कि फ्लूइडिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, और इस प्रकार स्टीरोल जो में होता है वो मेम्ब्रेन की स्थिरता देते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें, नंबर थर्ड पर आता है ग्लाइकोलिपिड्स। फैट के अणु ओलिगोसैकेराइड्स अणुओं से जुड़ करके ग्लाइकोफैट बनाते हैं। ग्लाइकोफैट केवल झिल्ली की बाहरी पत्रक पर यानी कि उसकी बाहरी तरफ ही उसकी तरफ पाई जाती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के 3 मेन फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है जिसके बारे में जस्ट अभी हमने यहाँ पर ऊपर डायग्राम में डिस्कस किया। ये बी हाइड्रिंग देखेंगे यहाँ पर भी हाइड्रोफिलिक हेड होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोलिन यहाँ पर दिखाई देगा, फॉस्फेट दिखाई देगा, ये ग्लिसरॉल दिखाई देगा, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और इसके बीच लगा हुआ है एस्टर लिंक, और ये बॉन्ड एट द डबल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये भी हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है, और यहाँ पर भी सेम वही। तो ये जो तीनों आप डायग्राम देख रहे हैं ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले फैट के जो कंपोनेंट की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। ए डायग्राम में आप देख रहे हैं फॉस्फोफैट, बी डायग्राम आप देख रहे हैं फैट, राइट, और इसके बाद नंबर जो सी डायग्राम है ये स्टीरोल्स। सो स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फैट के कंपोजिशन को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन की कंपोजिशन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन का कंपोजिशन होता है वो लगभग 60 से 80% हिस्सा ये बनते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में कोशिका अंग झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन पेरिफेरल अभिन्न या फिर झिल्ली परारागी ट्रांसमेम्ब्रेन हो सकते हैं। झिल्ली में सन्निहित प्रोटीन का जो भाग है वो जल भीरू होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि कोशिका द्रव्य या बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहरी वातावरण के संपर्क में पाया जाने वाला जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक पार्ट में आमतौर पर 21 से 26 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि अल्फा हेलिक्स में व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं। बड़े प्रोटीन में एक से अधिक झिल्ली जो परागामी अल्फा हेलिक्स यानी मल्टीपास प्रोटीन हो सकते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन में आप ध्यान से देखें तो इसमें पेरिफेरल प्रोटीन होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब ये हो गया कि ग्लाइको मीन्स आप समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से मिलता है तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो अब हम बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। तो पेरिफेरल जो प्रोटीन होते हैं, बाह्य प्रोटीन, कुल झिल्ली अगर आप इनकी पूरे कंप्लीट मेम्ब्रेन को देखें तो कंप्लीट मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का लगभग 20 से 30% हिस्सा ये बनते हैं। इन्हें हल्का सा ट्रीटमेंट देकर के झिल्ली से यानी मेम्ब्रेन से इसको अलग किया जा सकता है। इन प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता है ट्रीटमेंट देकर के। ये प्रोटीन कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी सतह पर मौजूद होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन की कोशिका द्रव्य
और बाह्य कोशिकीय से हो सकते हैं, राइट। एक तो साइटोप्लाज्म की तरफ और एक बाह्य बाहरी तरफ। ये प्रोटीन कोवैलेंट या नॉन कोवैलेंट आबंध द्वारा यानी बॉन्ड के द्वारा कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। स्पेक्ट्रीन, साइटोक्रोम सी एंड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज एंजाइम परिधि प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन का एक एग्जाम्पल होते हैं। स्टूडेंट, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन 3 भागों में डिवाइड है। एक तो होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, एक होता है छोटे अभिन्न प्रोटीन, एक है ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये बड़े अणु होते हैं जो दोनों सतहों पर फैट द्वि परत से यानी जो फैट की बाई लेयर है उसके बाहर निकले रहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सिंगल पास, मल्टीपल पास या पोरीन हो सकते हैं। सिंगल पास प्रोटीन एक बार झिल्ली से गुजरते हैं जैसे कि ग्लाइकोफोरिन। मल्टीपल पास जो प्रोटीन होते हैं वो झिल्ली से कई बार गुजरते हैं जैसे कि ग्राही एक्सेप्टर प्रोटीन। पोरीन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में एक पीपे की आकार का जल रागी यानी कि हाइड्रोफिलिक बनाते हैं। यह कई बीटा प्लेट से बने होते हैं और जल रागी हाइड्रोफिलिक विलय को वसा द्वि परत के बाहर जाने का मार्ग देते हैं। इसके बाद आता है छोटे अभिन्न प्रोटीन। ये छोटे आकार के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं और केवल एक सतह पर ही अनावृत रहते हैं। ये प्रोटीन एम्फीपैथिक होते हैं यानी इनमें जल रागी यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही भाग होते हैं। हाइड्रोफोबिक भाग वसा परत में सन्निहित होते हैं और हाइड्रोफिलिक भाग जो होते हैं ये अनावृत होता है, राइट। ये जो है भाग सतह पर अनावृत रहता है। नंबर 3 आता है ग्लाइकोप्रोटीन। यह ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन की बाहरी सतह से जुड़े रहते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। ओलिगोसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा है तो ये कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे झिल्ली प्रोटीन के कार्य। मेम्ब्रेन प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको हम देखने वाले हैं। नंबर 1 आता है संरचनात्मक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली की रीढ़ की हड्डी है, ये उसे एक संरचनात्मक मजबूती, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 एंजाइम। कई एंजाइम अभिन्न मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो अभिन्न प्रोटीन की एक श्रृंखला होती है जैसे कि एडेनाइन, साइक्लेज, क्षारीय फॉस्फेट व Mg2+ ATPase भी झिल्ली से जुड़े हुए एंजाइम हैं। नंबर 3 पर आता है कोशिका पहचान, सेल के अंदर रिकॉग्निशन। ग्लाइकोप्रोटीन कोशिकाओं द्वारा अन्य कोशिकाओं की पहचान रिकॉग्निशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन से? ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट्स या कोई एलिगोसैकेराइड्स होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सेल के रिकॉग्निशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब विभिन्न टिश्यूज़ की कोशिकाओं को एक साथ मिलाया जाता है तो शुरुआत में एक मिश्रित, एक मिक्स्ड समुच्चय, एक मतलब की कम्युनिटी बनाते हैं, राइट। लेकिन बाद में कोशिकाओं के समूह में केवल एक समान प्रकार की कोशिकाएं ही रहती हैं। एंकर इंटीग्रीन प्रोटीन, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वह अंतःकोशिकीय एक्टिन जाल को बाह्य आधात्री मैट्रिक्स प्रोटीन से जोड़ते हैं और कोशिका की आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं। नंबर 5 पर आता है कोशिका ग्राही। कोशिका झिल्ली में इंसुलिन जैसे प्रोटीन हार्मोन के ग्राही होते हैं और इसी प्रकार लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, टायरोसिन काइनेज ग्राही या आप कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स कोशिका झिल्ली में सन्निहित ग्राही प्रोटीन के उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। नंबर 6 पर आता है झिल्ली अभिगमन प्रोटीन। झिल्ली अभिगमन प्रोटीन यानी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन झिल्ली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि कोशिका के अंदर एक बाहर विशिष्ट अणुओं या आयनों के आवाजाही को अनुमति देते हैं। ये सुगम प्रसार के लिए चैनल बना सकते हैं या सक्रिय परिवहन के लिए यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एक कैरियर प्रोटीन का हो सकते हैं, एक कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर सकते हैं। तो ये हमने देखा झिल्ली प्रोटीन के कार्य। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला नंबर 3 कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमने फैट के बारे में डिस्कस किया। नंबर 2 हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला नंबर 2 कंपोनेंट प्रोटीन के बारे में। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला नंबर 3 कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट। सेल के सरफेस पर यानी कोशिका की सतह पर कार्बोहाइड्रेट से ढकी रहती है और कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा झिल्ली का लगभग 5% हिस्सा बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट झिल्ली की बाहरी सतह तक ही सीमित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट सहसंयोजी आबंध द्वारा प्रोटीन या फैट से जुड़े रहते हैं। जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं और फैट होती है उससे जुड़े रहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स, राइट। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स कहते हैं। ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्लाइकोलिपिड्स, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक होता है प्रोटियोग्लाइकेंस।
ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वे फैट जिनसे कि कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है, संलग्न रहता है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोफैट्स या ग्लाइकोलिपिड्स कह सकते हैं आप। नंबर सेकंड पर ग्लाइकोप्रोटीन्स उसे कहा जाता है, प्रोटीन से जुड़े हुए जो ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट। एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी और एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नंबर थर्ड पर आता है प्रोटियोग्लाइकेन्स। जिन प्रोटीन में से एक या एक से अधिक पॉलीसैकेराइड जुड़े रहते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोटियोग्लाइकेन्स। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो कि उपास्थि का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, कंपोनेंट होता है, एक प्रकार का प्रोटियोग्लाइकेन्स है। ये जो ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स होता है इसमें ग्लाइकोफैट एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स आते हैं। सो फाइनली दोस्तों डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट परत के कार्य। कार्बोहाइड्रेट की जो लेयर पाई जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसका क्या फंक्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और इसके अलावा ये सेल सेल के बीच रिकॉग्निशन यानी पहचान का कारण भी बनते हैं। लेक्टिन एक प्रकार का कोशिका आसंजन अणु CAM है जो कि कोशिका सतह पर ओलिगोसैकेराइड्स को पहचानता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड जो कार्पल सेल्स होती हैं उनकी सतह पर ओलिगोसैकेराइड्स की पहचान उन्हें एंडोथेलियल कोशिकाओं से बांधने, संक्रमण के स्थान पर प्रवास करने और हमलावर रोग जनकों जो पैथोजेंस होते हैं उनको नष्ट करने में ये सक्षम होती है, उनको डैमेज करने में सक्षम होती है। तो ये हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।